हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं आपके, और इंग्लिश का हो चुका है, अब आपके है फिजिक्स का। तो घबराने को जरूरत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है, एग्जाम टाइम में पढ़े उतना ही कम है। तो देखो, यहां पर नम्मा चैप्टर है किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। तो इसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि इसके अंदर जो है 5% है, और ये 7 नंबर का चैप्टर है ये। अब इनमें से जो जो अपना नया ब्लूप्रिंट है इस साल का, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 2 तो आएंगे इसमें अभ्यसदा वाले बहुविकल्पीय, और एक आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान वाला, और एक लघुतरात्मक, और एक निबंधात्मक। तो ध्यान देना, यहां पर जो आपको ये प्रश्न मिलेगा, इसके चांस होते ज्यादा कि ये न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न आपको मिलेगा, तो 1.5 नंबर का आपको एक न्यूमेरिकल तैयार करना है। तो देखते हैं यहां पर, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वक्र त्रिज्या r जो गोलीय दर्पण होते हैं, उनकी वक्र त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, वो आपको ध्यान देना है। तो यहां पर देखो, जो r होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, और f हो गया वो r का आधा हो गया। अब यहां ध्यान देना, अगर अवतल दर्पण दिया हुआ है हमारे पास में, या अवतल दर्पण की त्रिज्या दी हुई है वक्र त्रिज्या, तो आपको r लेना है नेगेटिव, यानी इसका ऋणात्मक मान लेना अपने को, क्योंकि ये आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है। तो यहां पर आप जो भी मान लोगे r का, वो नेगेटिव लोगे, और अगर अवतल दर्पण के लिए दिया हुआ है तो r आप पॉजिटिव लोगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर, कि एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो ये अवतल दर्पण था, इसलिए हमने r को क्या ले लिया, 40 सेंटीमीटर माइनस का ले लिया, और f बराबर हो गया -40/2, ये -20 सेंटीमीटर मिल गया आपको। इसी तरह अगर कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, अवतल उत्तल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है हमारे पास में, और सीधा दे दिया कि 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, तो आपको सीधा कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट r/2 किया, मान में भाग दिया 2 का, और आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ देखो, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि दर्पण सूत्र ये आपको याद रखना है। इसी तरह दर्पण का जो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला है एक, वो आपको याद रखना है। और लेंस सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेंस सूत्र में माइनस आता है, और दर्पण सूत्र में प्लस का रहता है बीच में। लेंस का जो आवर्धन है वो क्या होता है, देखो h'/h है, तो h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, उसे बोलते हैं लेंस का रैखिक आवर्धन। परिभाषा दोनों के लिए सेम है, बस फॉर्मूले में थोड़ा फर्क है, यहाँ माइनस का v/u है, और यहाँ पर प्लस का v/u है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि इनका जो रैखिक आवर्धन है कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। अगर दर्पण या लेंस कोई सा भी हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर प्रतिबिंब सीधा और आभासी है, ध्यान देना सीधा और आभासी है, तो सीधा होने का मतलब है कि h' का मान धनात्मक होगा, तो उस कंडीशन में m का मान मिलेगा हमें पॉजिटिव। और उल्टा है अगर, या वास्तविक है, उल्टा तो वास्तविक होता है, तो उल्टा है तो यहाँ h' का मान नेगेटिव आएगा, और ये जो m है आपको मिलेगा नेगेटिव। तो ये कुछ आपको ऑब्जेक्टिव में खाली जगह में ये पूछ सकते हैं भाई कब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह देखो, प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म का जो डेरिवेशन वाला क्वेश्चन था, वो पिछली बार 2025 के एग्जाम में आ चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला है वो याद रखना है। और अगर अल्प कोणों की बात करें तो आपको ये साइन हटा दो, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा ये, और a+dm/a मिलेगा आपको। और इसी तरह प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण है उसका फॉर्मूला देख लो, ये dm = n/1 - 1, और ये a है, a होता है प्रिज्म कोण, और n/1 जो है ये अपवर्तनांक होता है प्रिज्म के, जो ग्लास है जिससे बना होता है उसका अपवर्तनांक होता है। इसी तरह जो न्यूनतम विचलन कोण का एक ग्राफ है आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में, तो वो ग्राफ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ग्राफ पूछ सकते हैं आपको 1 नंबर में। तो ध्यान देना, वो स्थिति मिलती है आपको ये न्यूनतम विचलन कोण की, यहाँ पर जहां पर I यानी आपतन कोण और E यानी निर्गत कोण जहां पर बराबर हो जाए,
वहां पर आपको ये मिलता है विचलन कोण न्यूनतम मान। और देखें सूक्ष्मदर्शी, छोटे प्रश्न बनते हैं इसके ऊपर भी। तो सूक्ष्मदर्शी में आपको सबसे पहले देखना है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और अगर प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने तो निकट बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है या आवर्धनता है रेखिक वाली, वो फॉर्मूला ध्यान रखना, m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। और यहां पर जो d का मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये निकट बिंदु होता है जहां तक हम स्पष्ट देख पाते हैं। और देखो अब जैसे कि यहां पर एक न्यूमेरिकल दे दिया इसी फॉर्मूले पे, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए है। आवर्धन 6 प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? कोई भी सूक्ष्मदर्शी है सरल वाली, अगर हमें 6 आवर्धन प्राप्त करना है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? उसके लिए इस फॉर्मूले में जो मान है दिखा दो। m का मान यहां पर 6 है और d 25 होता ही है और f यहां पर है। तो इसको अपन पक्षाघात कर आगे अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में f का मान आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में खाली जगह में आपको पूछ सकते हैं, 1 नंबर पूछ सकते हैं। तो देखो जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो उस कंडीशन में जो आवर्धन होगा वो m बराबर d बटा f हो जाएगा। आगे एक लगाने की जरूरत नहीं उस कंडीशन में। अब एक नोट ध्यान रखना कि वास्तविक फोकस दूरियों के लिए जो लेंसों की जो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो अधिकतम आवर्धन क्षमता है वो होती है 9 के बराबर और 9 से कम। ये ध्यान देना, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो अधिकतम आवर्धनता है वो 9 तक ही होती है, 9 से ऊपर नहीं कर सकते। अगर 9 से ऊपर हमें आवर्धनता बढ़ानी है तो मैं फिर एक लेंस और लगाकर और उसके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का काम करना या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनानी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, इसमें 2 लेंस होते हैं। एक लेंस जो वस्तु के पास में होता है, ऑब्जेक्ट के पास में होता है, उसको बोलते हैं अभिदर्शक, वो छोटा होता है। और एक नेत्र के पास में होता है, उसको बोलते हैं नेत्रिका, वो बड़ा होता है। यानी इसकी फोकस दूरी कम होती है, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। अब इसकी फोकस दूरी को FO से दर्शाएंगे और इसकी फोकस दूरी जो नेत्रिका है उसकी फोकस दूरी को दर्शाएंगे हम FE से। अब देखो इस अभिदर्शक की जो आवर्धनता है वो MO बराबर L बटा FO है। अब L क्या है? दोनों की फोकस दूरियों के बीच में जो अंतर है, जैसे कि यहां पर ये F0 है, यहां पर ये FE है, इनके बीच में जो अंतर है उसको बोलते हैं L। तो ये इनके बीच का ये अंतर मत नहीं बोले, आप यूं कह सकते हो इनके बीच की जो दूरी है वो आपको ध्यान देनी है। तो ये L बटा F यहाँ पर फॉर्मूला F0 लगाना है। और ME अगर निकालना है आपको, जब आपका प्रतिबिंब निकट बिंदु D पर बने तो उस कंडीशन में आपको ME बराबर 1 प्लस D बटा FE आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरह जब प्रतिबिंब अनंत पर बनाए, अगर मान लो प्रतिबिंब अनंत बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बिंब है वो कहां पड़ा होता है? वो पड़ा है फोकस बिंदु पर। तो देखो, तो नेत्रिका के कारण जो कोणीय आवर्धन होगा वो ME बराबर D बटा FE, ये सीधा फॉर्मूला याद कर लेना। और उस कंडीशन में जो कुल आवर्धन क्षमता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की वो है M बराबर MO ME बराबर L बटा FO D बटा FE। अब ध्यान रखना यहां पर जो ये फोकस दूरियां हैं ये बट्टे में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि फोकस दूरियां अगर हम कम करेंगे, कम फोकस दूरियां लेंगे दोनों की, तो हमें यहां पर आवर्धन क्षमता ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये बट्टे में आया हुआ है। तो यहां पर ये लिख दिया है कि इस छोटी वस्तु का बड़ा आवर्धन प्राप्त करने के लिए अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ये खाली जगह में पूछ सकते हैं आपको। इसी तरह यहां पर FO का मान दिया हुआ है और FE का मान दिया हुआ है और ट्यूब की लंबाई हमारे पास में L का मान दिया हुआ है। तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है तो वही फॉर्मूला है ME MO और L का FE का ये मान रख लगा के सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 250। तो ये बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर। इसी तरह दूरदर्शक जो है, टेलीस्कोप बोलते हैं उसको, उसमें सूक्ष्मदर्शी का उल्टा होता है। जैसे कि जो अभिदर्शक उसमें छोटा था इसमें बड़ा है, नेत्रिका उसमें बड़ा था इसमें छोटा है। और यहाँ पर जो ट्यूब की लंबाई है यहाँ पर वो आपको मिलेगी L बराबर FE प्लस FO, ये फॉर्मूला याद कर लेना। और आवर्धन जो है इसका वो मिलता है FO बटा FE। अब देखो यहाँ पर कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा कि M बराबर माइनस FO बटा FE।
तो इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा। उल्टा बनेगा तो यहाँ पर ये माइनस में यहाँ पर आएगा। अब क्या होता है कि जो हम इस टेलीस्कोप से अगर कोई ग्रह देख रहे हैं तो ग्रह जो है वो गोलाकार होता है, और गोलाकार वस्तु का क्या उल्टा क्या सुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। हम सिर्फ आवर्धनता देखते हैं, उल्टा सुल्टा की बात नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में तो क्या है, डायरेक्ट आप ये लगा दो भले, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहां पर कोई दूर वाली वस्तु को देख रहे हैं और वहां पर अगर उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उस कंडीशन में यहां पर ये माइनस की अहमियत बढ़ जाती है। बाकी ग्रहों को देखने पर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर एक न्यूमेरिकल लिया हमने कि दूरदर्शी में अभिदर्शी की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, और इस दूरबीन की हमें आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो देखो FO का मान ये है, FE का मान ये है, बस फॉर्मूले में टिकाऊ मान इनका FO बटा FE, और आपको मिलेगी 100 यहाँ पर। इस टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और देखें दूसरा, एक छोटी दूरबीन की अभिदर्शिक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमश 192 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की जो दूरियां हैं L, वो आपको निकालना है। तो FO का मान दिया हुआ है यहाँ पर। देखो अभिदर्शक का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव, उसकी जो फोकस दूरी है वो FO होती है। नेत्रिका की बात करते हैं तो वो होता है आईपीस, तो वहां पर उसको FE लेते हैं, तो वो 8 है। अब लेंसों के बीच की दूरी जो निकालनी है हमें वो L होता है। L का फॉर्मूला होता है FE प्लस FO, और दोनों को जोड़ेंगे 192 और इसको 8 को, तो मिलेगा हमें 200 सेंटीमीटर। और आवर्धनता निकालनी है तो M बराबर माइनस FO बटा FE बराबर मिलेगा आपको, ये इनका मान रखेंगे और इसमें भाग देंगे 8 का 192 में, तो मिलेगा 24। तो ध्यान देना ग्रहों के लिए कहीं कहीं पर इस फॉर्मूले में माइनस नहीं लगाते हैं, तो वो गोल वस्तु के लिए है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहां पर कोई गोल आकृति वस्तु नहीं है और उसके लिए हम काम में ले रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है और उसकी आकृति में काफी चेंज हो जाता है। गोल वस्तु में उल्टा सुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना आपको। तो ये है। अब देखें परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शक या कैसे ग्रह, इसका डायग्राम आपको याद करना है और ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। और लेंस समता, लेंस समता का जो फॉर्मूला है P बराबर 1 बटा F है, और इसका जो SI मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। कब होता है? जब फोकस दूरी हम मीटर में लें, या इसको हम मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की जो क्षमता होती है वो मिलती है हमें 1 डायोप्टर। एक ये देख लेना। और देखो यहाँ पर अभिसारी या उत्तल लेंसों की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। उत्तल लेंसों की जो लेंस क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अपसारी या अवतल लेंसों की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक। एक ये देख लो इसमें। और यहाँ पर देखो प्लस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता हमें निकालनी है, तो हमारे पास में फोकस दूरी दी हुई है। तो जो भी फोकस दूरी दी हुई है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद में आप ये P निकाल सकते हैं। और अगर आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहें, मान लो आपकी फोकस दूरी जो सेंटीमीटर में दी हुई है और आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहें, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लो, बोले P बराबर 100 बटा F। अगर आपका F सेंटीमीटर में है तो 100 बटा F कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। F का मान रख दो 40 और ये कट गया, और 10 में 2 का 4 का भाग दिया तो 2.5 डायोप्टर आपको मिल गया। तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये मीटर में बदल के किया हुआ है, तो देखो 100 वैसे ही ऊपर आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज है यहाँ पर कि अगर आपके पास में लेंस क्षमता दी हुई है और लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो आप यहाँ पर P बराबर 1 बटा F कर दो, और ये जो मान है P बराबर 100 बटा F कर दो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है तब तो ये P बराबर 100 बटा F कर दो, और आपको फोकस दूरी अगर मीटर में निकालनी है तो आप P बराबर 1 बटा F कर दो। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा लोगे तो आपको फोकस दूरी मीटर मिलेगी, और ऐसा करोगे तो आपको सेंटीमीटर मिलेगी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हमने लागू किया तो आपको फोकस दूरी मिली 40 सेंटीमीटर। इसी तरह बात करें संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, तो संयोजन की जो फोकस दूरी होती है कुल, वो सबकी अलग अलग ऐसे योग के रूप में आ जाएगी। एक ये देख लेना। और संयोजन की जो लेंस क्षमता होती है वो P बराबर P1 प्लस P2 योग के रूप में आ जाएगी।
अगर 2 लेंस है तो P1 P2 हो जाएगा, अगर खूब सारे लेंस है तो P1 P2 प्लस डैश डैश चलता रहेगा आगे तक। और संयोजन की जो आवर्धनता है वो m बराबर m1 गुणा m2, ये आवर्धनता जो है वो गुणा होती है। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है, 2 पतले लेंस जिनकी क्षमता 5 डायप्टर और -3 डायप्टर है और वो परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं। संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो देखो P1 P2 का मान हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है और पहले टोटल निकालो P का मान मिला हमें 2D, उससे हम फोकस दूरी यहाँ पर निकाल लेंगे 1/P करके और ये मान हमें मिल जाएगा। इसी तरह अगला न्यूमेरिकल है, ये डेड नंबर में जो पर्सन है वहां पर आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। अभी तक जो ये वाले पूछे हैं ये तो ऑब्जेक्टिव खाली जगह में आपको किसी रूप से दे देंगे। यहां आपको ध्यान देना है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, देखो आपके पास में r का मान दिया हुआ है तो वहां से आप f निकालोगे। तो देखो r दिया हुआ -15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहां से f मिला हमें -15/2। तो हमें निकालना है, एक तो 10 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखी है, या अगला है दूसरे में 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो हमें प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन उसका पता करना है। तो देखो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर इस प्रकार का, यहाँ पर और r दिया हुआ है। पहले हमें अगर दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे हम, तो u का मान रखा हमने -10 सेंटीमीटर। तो इनमें ये सारे मान रखकर हम सोल्व करेंगे और v का मान निकालेंगे। v का मान मिला हमें 1/v का मान मिला -1/30। इसको उल्टा करोगे तो आपको v का मान मिलेगा -30 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना -30 आ रहा है, इसका मतलब जो भी प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने है। तो दर्पण के सामने है तो देखो प्रतिबिंब यहां बना है, ध्रुव से -30 सेंटीमीटर लिया है, तो क्या है वो दर्पण के सामने है। पॉजिटिव होता तो बोल देते हम दर्पण के पीछे। तो देखे यहां पर, यहां देखना है कि प्रतिबिंब बिंब की दिशा में दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब देखें आवर्धन m की बात करें अगर, तो आवर्धन m होता है -v/u, और यहां पर v का और u का मान रख के सोल्व करेंगे तो हमें मिला यहां पर -3। तो -3 जो 0 से छोटा है, तो 0 छोटा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है। यह है, तो प्रतिबिंब उल्टा है और आवर्धित है, क्योंकि नेगेटिव तभी आएगा जब प्रतिबिंब उल्टा हो और वास्तविक हो। तो देखो प्रतिबिंब आवर्धित है, वास्तविक है तथा उल्टा है। इसी तरह अगर हम u का मान -5 लें और ये v का मान निकाल लें, तो उस कंडीशन में v मिलेगा हमें 1/v मिलेगा 1/15, और यहां से हम v का मान निकालेंगे तो मिलेगा 15 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो दर्पण के पीछे का मतलब हो गया कि दर्पण के, ये जो दर्पण है इसके इस तरफ बनेगा, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देखें आवर्धन निकालेंगे इसका, तो -v/u, और ये मान रखे तो मिला हमें 3। तो ये प्रतिबिंब क्या है, आवर्धित है, आभासी है और सीधा है। ये इस प्रकार का हमें मिलेगा दर्पण के पीछे। यहाँ पर देखो ये v का मान दिया हुआ 15, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कर सकते हो आप। इसी प्रकार एक ये न्यूमेरिकल है जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था इसी सेशन का, उस मॉडल पेपर में ये प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ था। इसमें दिया हुआ है कि लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ पर 3 प्रकार के लेंस हमें दिए हुए हैं और इनकी फोकस दूरी जो है ये प्रश्न में हमें दी हुई है। डायग्राम वगैरह सारा ये प्रश्न में मिला हुआ हमें, ये हमें नहीं बनाना। तो देखो सबसे पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो है उसकी क्या पोजीशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 1/f1 प्लस ये बराबर में 1/v1 माइनस 1/u1, ये हमने लेंस सूत्र यहाँ पर लगा दिया। अब f1 का मान दिया हुआ है 10, तो यहाँ पुट कर दिया। u का दिया हुआ हमारे पास में यहाँ पर जो बिंब की दूरी है वो -30 है, क्योंकि बिंब दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर ये रखा और यहाँ से हमने निकाला v1 का मान। तो v1 का मान मिला हमें 15 सेंटीमीटर। ध्यान देना v1 का मान मिला है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव मिला, इसका मतलब वो इधर है, इस वाले दर्पण से इधर मिलेगा हमें 15 सेंटीमीटर पर। ध्यान देना। तो देखो
अब 15 सेंटीमीटर हमने इसको इधर ले लिया, तो देखो क्योंकि हमें मिला यहाँ पर ऐसा ही है। अब देखें ये दूसरे लेंस के दाईं ओर कहाँ बनेगा, दूसरे लेंस के दाईं ओर कहाँ बनेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये दूरी तो 5 सेंटीमीटर है इसके बीच की, और प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर ये 15 पे, तो इसके और इसके बीच में मिलेगी आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखो तो ये दूसरे लेंस के दाईं ओर U2 बराबर जो मिला है हमें, ये 10 सेंटीमीटर मिला। U2 क्यों लिया, क्योंकि ये जो पहले वाले का जो प्रतिबिंब है दूसरे वाले लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, आभासी बिंब का काम करेगा, तो यहां पर हमने इसको U2 ले लिया। और कहां बनेगा ये इस वाले लेंस के इधर 10 सेंटीमीटर पे। 10 क्यों किया, क्योंकि 5 तो ये माइनस हो गया और इससे ये 10 इधर मिलेगा, तो U2 का मान आपको मिला है 10 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करेगा। यहां पर क्या लिखना है हमें, ये आभासी बिंब है यहां पर, तो ये आभासी बिंब का काम करेगा। और इस प्रकार अब दूसरे लेंस के ऊपर हम लेंस सूत्र लगाएंगे अगर, तो मिलेगा हमें 1/f2 बराबर 1/v2 माइनस 1/u2। f2 का मान हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो -10 दिया हुआ है दूसरे वाले लेंस के लिए, तो ये f2 है यहाँ पर, और ये f1 है और ये f3 का मान है। तो ये मान यहाँ पर रखा हमने, तो यहाँ पर रखा हमने, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ रखा, तो यहाँ रखा तो ये -10 रख दिया, v2 हमें निकालना है और u2 का मान यहाँ से हमें 10 मिला तो ये रख दिया। अब इसको सोल्व करके हमने v2 का मान निकाला तो हमें v2 मिला अनंत। तो v2 अनंत मिला, इसका मतलब हो गया कि जो दूसरा जो लेंस है ये वाला, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पे, तो ये अनंत पे बनेगा। तो आपको क्या लिखना है कि ये आभासी प्रतिबिंब दूसरे लेंस के बाईं ओर अनंत दूरी पर बनता है और ये तीसरे लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करेगा। अब बिंब की जो दूरी है तीसरे लेंस के लिए वो आपको लेनी पड़ेगी अब अनंत। तो अब तीसरे लेंस की बात करें अगर हम, तो 1/f3 बराबर 1/v3 माइनस 1/u3, इनमें अगर मान रखा हमने तो देखो f3 का मान तो 30 दिया हुआ हमारे पास में, तो रख दिया, और v3 निकालना है और u3 का मान अभी हमें अनंत मिला यहाँ पर, तो अनंत कौन सा मिला, ये मिला। अब यही जो है ये आपको अनंत वाला मान है वो u3 के बराबर मिलेगा, तो u3 की जगह आप ये रख सकते हो, क्योंकि दूसरे लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो देखें यहां पर ये मान रख दिए, v2 बराबर u3, और सारे मान रख के हमें देखो 1/अनंत क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना कि 1/अनंत जो है वो 0 होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये 0 हो गया और v3 का मान जो मिला आपको 30 सेंटीमीटर मिल गया। तो अंतिम प्रतिबिंब जो है वो तीसरे लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो अंतिम लेंस ये है, इसके दाईं ओर इधर 30 सेंटीमीटर पर आपको ये मिलेगा। तो इस प्रकार ये जो ये क्वेश्चन है ये अपने बोर्ड ने जो मॉड्यूल पेपर जारी किया उसमें ये आया था और उसको हमने सोल्व किया। तो ये संकेत था कि 1.5 नंबर में आपको इस टाइप का प्रश्न हल करना है। अब देखें इसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन बेसिक परिभाषा है जो आपको ध्यान में रखनी है, और इसके बाद में स्नेल के जो नियम हैं, 2 स्नेल के नियम हैं। एक तो वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा ये sin I/sin r वाला फॉर्मूला है, ये नियम आपको याद रखना है। और n/1 क्या होता है, ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, तो ये देख लेना। और n/1 जो है वो होता है n2/n1, तो आप इसको n2/n1 ले सकते हो, और अगर इनको क्रॉस वज्र गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ये n1 sin I n2 sin r। आगे बढ़े अगर हम तो बात करें कि अल्प कोणों के लिए sin I का मान I हो गया और sin r का मान r हो गया, तो n1I n2I ये मिल जाएगा। और यहीं से करोगे, अगर आप इसको यहीं से करोगे तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो
कि साइन आई का मान आई यानी अल्प कोणों के लिए, तो आई बटा आर बराबर N2 बटा N1। तो देखो N2 बटा N1 है। अब कुछ विशेष कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्टिव में या खाली जगह में पूछ सकते हैं आपको। वो ये है कि यदि N21 का मान यानी जो अपवर्तनांक है अगर उसका मान 1 से ज्यादा है, तो देखो N21 का मान है N2 बटा N1, तो इसकी जगह यह रखा और इसके बाद इसको इधर लाए, तो क्या मिला हमें N2 ग्रेटर देन N2 जो है वो बड़ा है N1 से। तो ये बड़ा है, इसका मतलब ये सघन माध्यम का है और ये विरल माध्यम का है। तो 2 मतलब जिसमें प्रकाश प्रवेश कर रहा है, 1 जिसमें से प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, ध्यान देना इसमें। और इसका जो मान है N2 बटा N1, N2 बटा N1 का मान है I बटा R। ये रखोगे यहां पर, तो आपको इसको इधर लाओगे तो I ग्रेटर देन R। तो देखो अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो आपतन कोण का मान बड़ा होगा, अपवर्तन कोण का मान छोटा होगा, यानी जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस पे आपको कोई ऑब्जेक्टिव या छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर ये छोटा होगा तो उसी तरह ये उल्टा हो जाएगा और अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर मुड़ती है और प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है ऐसी कंडीशन में। तो इस स्थिति में आपतित किरण किसी सघन माध्यम से गमन करती हुई विरल माध्यम में अपवर्तित होती है। एक ये देख लेना। दूसरा N21 जो है N12 का उल्टा होता है। इसको इधर लाओगे तो आपको मिलेगा N12 बराबर 1 बटा N21 और N32 यानी तीसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है वो देखोगे तो आपको ये इस रूप में मिलेगा। ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। अब देखें प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन का आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी समांतर पट्टिका यानी आयताकार स्लैब से गुजरती है तो बिना विचलित हुए पार्श्विक रूप से विचलित हो जाती है, इसे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश किरण आ रही है, मुड़ी और वापस अपने पहले वाले पथ के समांतर हो गई, तो I1 और इस R2 का मान यहाँ पर बराबर है क्योंकि निर्गत किरण और आपतित किरण क्या है, एक दूसरे के समांतर हो गई। केवल और केवल ये पार्श्विक विस्थापन आपको मिला है, तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। और देखें आभासी गहराई। अब ये अपवर्तन का प्राकृतिक अनुप्रयोग यही है कि प्रकृति में अपवर्तन के कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जो घटनाएं हैं अपवर्तन की वो कहाँ मिलती है। तो एक तो पार्श्विक विस्थापन मिल गई, एक यहाँ पर आभासी गहराई जो है कि जल का जो पैंदा है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ये जो गहराई होती है उसकी जो हमें ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वो आभासी गहराई होती है। जैसे कि वास्तविक गहराई तो ये है और पैंदा यहाँ दिख रहा है, तो आभासी गहराई होगी H1। तो ध्यान देना आभासी गहराई का जो फॉर्मूला होता है H1 बराबर वास्तविक गहराई बटा माध्यम का अपवर्तनांक। तो H1 बराबर H2 बटा N यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक है, एक फॉर्मूला है, ये पूछ सकते हैं आपको। इसी तरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिभाषा है इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। पूछेंगे आपको इसकी शर्त क्या है, शर्त यही है कि आपतन कोण I जो है वो क्रांतिक कोण IC से अधिक होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ये इसकी दो शर्तें हैं। तो इन्हीं में भी आपको खाली जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और क्रांतिक कोण की परिभाषा याद कर लेना अच्छे से कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, इसे बोलते हैं क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण के लिए अगर हम स्नेल का नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो R का मान 90 डिग्री है, तो साइन IC बटा साइन 90 करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है और साइन IC का मान मिलेगा हमें साइन ये N21, यानी अपवर्तनांक का जो मान है वो साइन IC के रूप में मिलेगा। तो आपतन ये जो क्रांतिक कोण है इसी से हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेबल बनी हुई है कि माध्यम है, जल है, इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है और क्रांतिक कोण 48.75।
क्राउन कांच है, इसका जो अपवर्तनांक है 1.52 है और क्रांति कोण है 41.14। सघन फिलेट कांच का 1.62 है और क्रांति कोण जो है 37.31 है। तो आपको ये हीरे का और एक जल का, ये दो चीज़ थोड़ी सी याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में खाली जगह में पूछ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके जो प्रौद्योगिकी उपयोग है वो कहाँ कहाँ है, इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो पहला अनुप्रयोग तो प्रिज्म करते हैं। प्रिज्म क्या करते हैं, प्रकाश को 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अगर मोड़ना है तो वहां पर हम ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसका हम उपयोग करते हैं। दूसरा प्रकाशित तंतु है, जिसमें क्या होता है कि इसका जो उपयोग होता है वो रेडियो और ऑडियो जो तरंगें संकेत होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में करते हैं, और ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रकाशित तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला इसका डायग्राम पूछ सकते हैं आपको। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम है, और ऊपर जो है इसको बोलते हैं आच्छादक और इसको बोलते हैं अंदर जो है इसको बोलते हैं क्रोड। तो देखो, क्रोड का जो अपवर्तनांक होता है वो उच्च होता है, आच्छादक का निम्न होता है। तो प्रकाश जो है जब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तभी उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसीलिए अंदर वाले का अपवर्तनांक उच्च है, सघन है, और ऊपर वाले का विरल है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसी तरह प्रकाशित तंतु का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, आंतरिक अंगों जैसे ग्रासिका, आमाशय और आंतरों के दृश्य अवलोकन के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में लाइट पाइप की तरह इसको काम में लेते हैं। और अब देखो, कुछ जो बड़े 4 नंबर वाले जो प्रश्न थे लास्ट में आते हैं, और 2 प्रश्न आएंगे, एक चौथे पार्ट से आएगा, एक इस 9वें पार्ट से आएगा। तो अब 4 नंबर वाले जो प्रश्न है इस पार्ट से, वो बता रहा हूं, इन्हीं में से आप कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जैसे कि पहला है दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करना, तो ये आप इसका जो फॉर्मूला है उसको कैसे व्युत्पन्न करना है ये सारा आराम से आप इसको देख लेना, और यहाँ पर कर रखा है व्युत्पन्न मैंने, और एनसीईआरटी बुक में भी ये सेम इसी तरीके से दे रखा है, आप उसको आराम से कर सकते हो यहाँ पर। और इसके बाद में आपको देखना है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए हमें सिद्ध करना है। ये देखो, ये भी सिद्ध करने के लिए दे सकते हैं N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है अच्छे से। डायग्राम बनाने के बाद में आपको ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करके और ये डेरिवेशन करके आपको वो सिद्ध करना है। तो ये सारा आपको करना है डेरिवेशन में। 4 नंबर की डेरिवेशन है जिसमें डायग्राम वगैरह अच्छे से बना के आपको सारा करना है। तो ये अलग अलग फॉर्मूले वगैरह इस समीकरण वाइज लिखे हुए हैं, जिनको आराम से समझ के आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं ये, और ये यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया हमने। इसी तरह लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस सूत्र का व्युत्पन्न का पूछ ले, 3 क्वेश्चन दिए मैंने यहाँ पर। तो उसके लिए आपको देखो ये बनाना है, फिर इसके 2 भाग करने हैं, एक तो ABC पृष्ठ और एक ADC पृष्ठ, और दोनों प्रश्नों से हम अपवर्तन का जो नियम है वो लगाएंगे। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके इस डेरिवेशन को करनी है। तो यहाँ पर ये इनको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सारी सब पढ़ी हुई आपकी उम्मीद करता हूँ, और अगर नहीं भी पढ़ी हुई है तो यहाँ पर देखकर आप आराम से इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, और यहाँ ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपको मिल गया, और इन्हीं के जो 2 समीकरण थे उन्हीं से हमने ये लेकर बराबर करके और लेंस सूत्र भी निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि नंबर चैप्टर जो है वो 7 नंबर का है। इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे और छोटे न्यूमेरिकल भी आएंगे, डेरिवेशन भी आएगी, परिभाषाएं पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी इससे काफ़ी अच्छी होगी, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। हिम्मत रखें, डटे रहें।